Hello students, I welcome you all in our YouTube channel Shivana IAS Academy. This is the video session in which we will cover the very important issues of science for February month. In this session, basically we will cover the topics which are very important for upcoming UPSC examination and HPS examination. These two exams are very relevant from this very topic that we will cover in this video. Which of the following statement is or are correct regarding the benefit of food fortification? The point to be noted out, what is food fortification? It is the safe method of improving nutrition among people. It does not require any changes in food habit patterns of people. It does not alter the characteristics of the food. ऑप्शन ए आपके पास है क्या 1 and 2 सही है, ऑप्शन बी सेज क्या 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सेज क्या 1 and 2 सही है, या ऑप्शन डी सेज 1, 2 and 3 सही है. चलिए एस्पिरेंट इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए काम करते हैं, एक टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और आपने YouTube पे कमेंट करना कि आपने कितने सवाल लगाए इन द गिवन फ्रेम ऑफ टाइम. और आप किसी क्वेश्चन को 2-3 मिनट पढ़ के अगर आंसर कर भी देते हैं तो आप जानते हैं कि एक यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर 3-4 मिनट ले लेना किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इज नॉट सफिशिएंट. आपको 1 मिनट और 20 सेकेंड के अंदर अंदर क्वेश्चन का आंसर करना होता है टू क्लियर द एग्जामिनेशन. वेल, प्लीज गिव मी सम टाइम, लेट मी स्टार्ट द टाइमर और फिर वापस इस पे आते हैं. तो हम टाइमर को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि इसको इंटरेस्टिंग क्रिएट किया जाए, हमारा एक इंटरेस्ट बिल्डअप हो, मज़ा आए क्वेश्चन का आंसर करने में. तो हम टाइमर को एक काम करते हैं, लगा देते हैं इस साइड. लग गया जी टाइमर और आते हैं हमारे अपने पीपीटी पे. Well, let's wait for a while. Yes. So, ये हमारी पीपीटी है, साइंस पीपीटी फरवरी 2022. चलिए जी, यस हम पहुंच चुके हैं वापस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. सो हम डिस्कस करेंगे, डिस्कसिंग फूड फोर्टिफिकेशन. द पर्सन इज आस्किंग यू अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन. और आपने ये टर्म पढ़ी है तो आंसर दीजिए. टाइमर ऑन है. आपको 1 मिनट एंड 20 सेकेंड के अंदर इसका आंसर करना है. दिस इज योर टारगेट, दैट इज 1 मिनट एंड 20 सेकेंड के अंदर आपने आंसर देना है. ऑलरेडी टाइम इज गोइंग. Yes, time is going. Which of the following statements are correct regarding food fortification? It is a safe method of improving nutrition among people. It does not require any changes in food habits and pattern of people. First statement कहती है कि क्या ये न्यूट्रिशन लोगों के अंदर, आप जानते हैं हमारे देश में कई पॉपुलेशन के अंदर लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषणता का शिकार है. ज़्यादातर बच्चे हैं जो कुपोषित हैं. तो सवाल अब ये है कि क्या न्यूट्रिशन इससे इंक्रीज होगा, क्या ये स्कीम या ये एक जो टर्म है फूड फोर्टिफिकेशन, क्या ये लोगों के अंदर न्यूट्रिशन को बढ़ाने का कुछ तरीका है. सेकंड है कि क्या ये लोगों की जो ईटिंग हैबिट है, फूड हैबिट, उसमें कोई चेंज नहीं करता. सेकंड है, इट डज नॉट ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड. जो फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर, एवरीथिंग अराउंड द फूड, वो चेंज नहीं होता कहते हैं. ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3 सही है, ऑप्शन सी 1 and 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है. अगर आपने आंसर बना लिया है तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल में. और टाइम हो चुका है 1 minute and 32 seconds ऑलमोस्ट. चलिए
अब जिन्होंने आंसर दिया है, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो जो जिन्होंने ठीक आंसर दिया, आंसर कीजिए हु यू आर। पहली बात हो, ये देखिए पहला पॉइंट, सिंस द न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द स्टेपल फूड, ऐसे फूड जिनमें न्यूट्रिशन नहीं है और जो आम रोज का हिस्सा बन चुके हैं, डेली बेसिस पे हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादातर पैक्ड जो फूड है, जो मार्केट से हम लेके आते हैं या किसी रेलवे स्टेशन पे बसन पे मिलते हैं, हम उनकी बात करें, और वाइडली कंज्यूम, बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। दिस इज एन एक्सीलेंट मैथड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। ज़्यादातर लोग जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के अंदर जो पैक्ड फूड है, पैटीज लेके बर्गर तक की सारे, जिनके अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम है और लोग ज़्यादातर उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वाइडली कंज्यूमिंग, एंड देन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका न्यूट्रिशन को इंक्रीज किया जा रहा है इस मैथड के अंदर। फोर्टिफिकेशन इज द सेफ मैथड ऑफ इंप्रूविंग न्यूट्रिशन अमंग पीपल। द एडिशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड डज नॉट पोज एनी हेल्थ रिस्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई से हेल्थ रिस्क नहीं होता। तो फूड फोर्टिफिकेशन से एक बात क्लियर हुई कि इससे हमारे जो वाइडली कंज्यूम्ड, जो हमारे जंक कह लीजिए या स्टेपल फूड कह लीजिए, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर फिर न्यूट्रिशन ऐड करने की बात है फूड फोर्टिफिकेशन में। इट डज नॉट रिक्वायर एनी चेंजेस इन फूड हैबिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड हैबिट कोई चेंज नहीं करती है, और इससे काफ़ी बात हम कही, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एंड टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट फील कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली एज वेल एज शो रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है फूड फोर्टिफिकेशन। 3 पॉइंट को आप याद कर लीजिए, फूड फोर्टिफिकेशन पे आई बिलीव क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही था। चलिए आइए नेक्स्ट। सिन गैस इज अ फ्यूल गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। लगाइए, ये सारे ही यूपीएससी लेवल के सवाल हैं। और आप उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। टाइम स्टार्ट नाउ। 1 मिनट एंड 20 सेकेंड का टारगेट है। देखो, हिट करो ऑप्शन को और बताओ मुझे कमेंट के कमेंट सेक्शन के अंदर, फटाफट देखते हैं वीडियो को कि आपने उसके अंदर क्या आंसर लगाया है। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल हु आर सीरियस कैंडिडेट्स। सिन गैस एक ऐसी गैस है जो किसका मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं। सिन गैस एक मिश्रण है गैसेस का। तो उसमें क्या क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो क्या 1 और 2 सही है? ये दो क्या इसमें 1, 2, 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर सारे सही हैं? लगाइए। दिस इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, जिसमें आपको इस तरह से कंफ्यूजन बिल्डअप की चाहिए। बट खैर ये सवाल इजी है सिन गैस के ऊपर। कम ऑन, हिट द ऑप्शन, अटेम्प्ट इट। 5, 6, 7, कम ऑन। 1 मिनट एंड 20 सेकेंड में आपका आंसर आना चाहिए। कम ऑन। 3 सेकेंड लेफ्ट, 1, 2, 2 एंड देन स्टॉप। देखते हैं कितने लोगों ने इसलिए अटेम्प्ट किया है। लिखिए जिन्होंने आंसर किया ऑनेस्टी के साथ, जिन्होंने आंसर किया गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में वो आंसर करिए। सेकंड। आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेनेशन को स्किप कर दिया है। ओके, तो इसमें ये सारी ऑप्शन सही हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और इसमें मीथेन भी है। तो मीन्स ऑल आर करेक्ट इन दिस केस।
इसमें जो है इस ऑप्शन आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो सारी ऑप्शन सही हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर इन दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग इंडियन स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इन 2021? 2021 में कौन से राज्य का, अगर आप देखें तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। फॉरेस्ट कवर जानते हैं कि उसके स्टेट में ज़्यादातर जो लैंड है वो अंडर फॉरेस्ट है, या एक बड़ी परसेंटेज में लैंड अंडर फॉरेस्ट है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस बात के लिए इजी है आंसर करना, क्योंकि सवाल बहुत इजी। आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड दूंगा इस सवाल के अंदर, ओनली 30 सेकंड। कम ऑन, हिट इट। मध्य प्रदेश, वैसे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, डिफरेंट मैगजीन ने कवर किया उसको, उसके अंदर उस स्टेट का इवन ग्राफ बताया हुआ था, मैप बताया था कि इस स्टेट ने टॉप किया है। पीडी मैगजीन हो या दूसरी मैगजीन, उनमें शो किया था। टाइम ओवर। यस, जिन्होंने आंसर किया है कमेंट करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आंसर जी ए, दैट इज अमंग इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश with 11% of India's total forest cover had the largest area under forest in 2021, followed by Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra. अगर आप एग्जामिनेशन लाइक HAS-NT की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ आपको जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश लार्जेस्ट है, बट उसके बाद जो टॉप 2-3 स्टेट्स हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि UPSC सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र। वेल, दिस इज द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत नेट। तो भारत नेट के बारे में आपने कहना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से बिगिन होती है, ये यहां से। It was originally launched in 2005 as the National Optical Fiber Network. भारत नेट जो स्कीम है कहता है कि इसको लॉन्च किया गया एज अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और इसको रीनेम किया गया भारत नेट 2012 में। अब आपको यहां से थिंकेबल एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भारत नेट स्कीम लॉन्च कब की गई है और कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। इट सीक टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये बात, इट इज ए फ्लैगशिप मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। माने ये वो कंपनी इसको चलाया है, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ऑप्शन ए है, ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी कहती है 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी बोलती है कि 1 और 3 सही है। डी कहती है कि 1, 2, 3 सभी सही है। तो कौन सी ऑप्शन एज पर यू राइट है? ओके, टाइमर स्टार्ट नहीं किया, चलिए लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ क्लोज एंड देन चलिए बताइए। टाइम आपको मैंने पहले दे रखा है तो इसलिए अब मैं आपको टाइम दूंगा ओनली 1 मिनट का आंसर करने का। मैं फिर से कहता हूं, भारत नेट स्कीम क्या 2012 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि भाई ये तो रीनेमिंग थी, रीनेम किया गया ओल्ड स्कीम जिसका नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। दूसरा है कि ये क्या देश की तकरीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर देने की स्कीम है। इट इज अ फ्लैगशिप मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। कई बात है, लगाइए ऑप्शन। 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट। गिवन फ्रेम ऑफ टाइम में सवाल लगाइए और अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करिए। ये ना हो कि आप मिसरीड कर जाएं यहाँ पे कोई बात और डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर, स्पेशली जब एग्जाम का प्रेशर होता है। अटेम्प्ट इट। टाइम इज ओवर। जो लगाया वो कमेंट करें कमेंट सेक्शन के अंदर। भाई देखिए, इसका आंसर है आपके पास बी। बी होने का मतलब ये कि ऑप्शन बी मीन्स 2 और 3 सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड होने का मतलब ये है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को आपस में कनेक्ट करना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, यही स्कीम है ये।
और BBNL इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, क्यों थी? लेट्स सी। ओके चलिए, ये अबाउट भारत नेट, अगर आप इसको देखेंगे यहां से तो भारत नेट है क्या? जस्ट ऑब्जर्व दिस। भारत नेट प्रोजेक्ट वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2011। ओरिजिनली इसको लॉन्च किया 2011 में। इससे पहले इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसको रीनेम किया गया भारत नेट इन 2015। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो वहीं से गलत हुई। दूसरी स्टेटमेंट जो है, जो सही थी, दैट इज 2.5 लाख के आसपास की हमारे देश में टोटल हैं ग्राम पंचायत। इनको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करना ही इसका पर्पस था। इट इज ए फ्लैगशिप मिशन इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट सही है। और इसका ऑब्जेक्टिव है एक तरह से फैसिलिटेट करना डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स कि एक तरह से आप इंटरनेट के जरिए, जो ज़्यादातर दफ्तर जाके आपके काम होते थे, घर पे बैठ के, आप कहीं बैठ के मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो काम करवा सकते हैं। और सरकार भी उसके ज़रिए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। कई काम जो हैं वो ऑनलाइन भी सरकार कर सकती है, जिसके लिए मैन पावर भी कम पड़ेगी उसको यूज़ करने के लिए। ई हेल्थ है, ई एजुकेशन है, ई बैंकिंग है, और सब आप कर रहे हैं। ई बैंकिंग, रूपे, फ़ोन पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। देयर आर मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट is released by which of the following? International Energy Agency, World Bank, International Monetary Fund, United Nations Environment Program. Timing starts now. इसको मैं दूंगा आपके लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स, क्योंकि आप कोई बात ही नहीं सोचने वाले। अगर आता तो आता, नहीं तो नहीं आता है। प्रोडक्शन जो गैप रिपोर्ट है, इसको किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कम ऑन, 5 seconds are left. Yes. What is your answer? If anybody is capable to answer this, answer it. देखिए, शर्म की बात नहीं है। अगर आपने 10 में से 2 क्वेश्चन का भी आंसर किए तो करिए, एंड लेट मी नो हु यू आर। एंड इफ यू आर केपेबल पर्सन, हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं ऑफ स्टूडेंट्स का, ताकि हम इस तरह की वीडियोस बना के आपके साथ एक कम्युनिकेशन बना सकें, बायलैटरल कम्युनिकेशन। आपकी जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व भी करेंगे, बट उससे पहले मालूम चलना चाहिए कि आप सिंसियर हैं इन आंसरिंग और लर्निंग दोज क्वेश्चंस। देखिए, डी विच मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विच मीन्स कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट क्या, ये जानते हैं। लेट्स लर्न अबाउट इट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लेटेस्ट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट हैज रिवील्ड दैट 15 of the top fossil fuel producing countries, including India, are not prepared to meet the requirement of the 2015 Paris Climate Agreement. Paris Climate Agreement क्या था? If you're aware of 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो क्या था? तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, बेसिकली एक एग्रीमेंट था कि हम ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन को कम करेंगे। पेरिस के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था और इसको एक तरह से प्रमोट करने वाला था यूएसए अंडर बराक ओबामा। बराक ओबामा की कमिटमेंट काफ़ी थी एनवायरनमेंट को लेके। ही वॉज वेरी नाइसेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये यूएसए ने इसको वहाँ से वापस ले लिया अपने आप को। यूएसए ने स्कीम से एग्जिट कर लिया था अमेरिका ने, विच वॉज वेरी बिग सेटबैक फॉर दिस डील। बट जो भी है, पेरिस जो एग्रीमेंट है, इट सीक्स टू कीप ग्लोबल वार्मिंग लेवल बिलो 2 डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, उससे पहले की बात, हम स्टीम इंजन के पहले की बात कर रहे हैं, जब पोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था,
कार्बन रिलीज करना हमने स्टार्ट नहीं की थी इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो उससे पहले जो टेम्परेचर था उसको हमें, जिसका जो ग्रोथ है टेम्परेचर का बिलो 2 डिग्री रखना है। अब अंडरस्टैंड करिए इसका पर्पस। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हैं कि जो ग्लेशियर पे पड़ी बर्फ है पिघल रही है, और मैनी इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें कि फ्लड भी है, जिसमें कि कई तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हैं जो हम देख पा रहे हैं। तो खैर इसमें अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल क्वेश्चन को पिक ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोवाइन मेस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस, फंगस, बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज ओनली 1, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 3, ओनली 1, 2 and 3। कम ऑन, टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं लोग आंसर करिए कि बोवाइन मेस्टाइटिस, थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं कि जो बोवाइन है एक तरह से वो एक कैटेगरी है काओ, या इस तरह से गाय भैंस की कैटेगरी है बोवाइन। और मेस्टाइटिस मैं पूरा नहीं कहूँगा, मगर ITS का मतलब है इन्फ्लेशन, सूज जाना उसका, सूजन आना उसके अंदर, फैल जाना उसका। 30 सेकेंड ओवर है, अगर आंसर आता है तो कमेंट करिए, नहीं तो लीजिए आंसर डी का मतलब क्या हुआ, दैट इज सभी सही है। जो बोवाइन मेस्टाइटिस है ये वायरस, फंगस, बैक्टीरिया तीनों केपेबल है इसको इफेक्ट करने, इसके लिए। व्हाट इज दिस, नाउ लेट्स डिस्कस। बोवाइन मेस्टाइटिस इज अ कॉमन infectious disease which affects farm productivity due to fall in the milk quality। मिल्क की क्वालिटी में फॉल आता है, thus impacting income generating activities। और मिल्क की क्वालिटी में भाई अगर गिरावट आएगी तो स्वाभाविक ही जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं आगे उनमें भी क्वालिटी में फॉल आएगा, जिस कारण जो है डिमांड कम होगी, जिनके यहाँ ये समस्या आ रही है। इट इज़ ए पोटेंशियली फैटल मेमोरी, जो ग्लैंड होते हैं जहाँ से आप दूध निकालते हैं, इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन डेयरी कैटल वर्ल्ड वाइड। ज़्यादातर मेस्टाइटिस क्या इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस एंड बैक्टीरिया। फिजिकल इंजरी टू द मेमोरी रीजन, पुअर हाइजीन एंड ट्रॉमा ऑल्सो कॉज दिस कंडीशन। तो इस कारण है सारा, आप नोट करिए सारी चीज़ें, अगर आपको आता भी है तो भी ये 5-6 फैक्ट्स नोट करिए, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको यही 4-5 चीज़ें पढ़ के जानी है रिवीजन के तौर पे। चलिए, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नल से जल योजना। इसमें मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी पीसेस में पक्का आएगा। ये क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम बाय 2024। मैंने हर गांव के अंदर, हर घर तक 2024 तक नलके से पानी पीने वाला पहुंचे। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन। क्या जल जीवन मिशन का एक कंपोनेंट है, हिस्सा ये जो स्कीम है नल से जल योजना। ऑप्शन ए से 1 सही, ये और लगाइए जरा। इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट एंड 20 सेकेंड लगाइए। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर्ड हैं तो 1 मिनट एंड 20 सेकेंड के अंदर आप इसको हिट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। अटेम्प्टेड प्लीज, और जल्दी कर पा रहे हैं जल्दी अपना टाइम भी मेंशन करिए। अगर आप लोग स्मार्ट हैं, जैसे आपने कमेंट किया कि मेरा आंसर ये है, तो लिखो कि कितने सेकंड में आपने आंसर कर दिया, सो दैट वी कैन नो कि आपकी किस किस सब्जेक्ट पे एक अच्छी कमांड है। साइंस के बाद हम इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनके भी क्वेश्चन लेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व दैट कि वो कौन से लोग हैं जो बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर सवाल का आंसर कर रहे हैं। चलिए, नल से जल योजना, टाइम ऑलमोस्ट जाने वाला है। नल से जल जो योजना है वो क्या है? क्या वो गांव के अंदर ग्रामीण एरिया में 2024 तक एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की क्या ये स्कीम है? आंसर इट। और क्या ये जल जीवन मिशन का एक कंपोनेंट है कि जो जल जीवन मिशन था उसके अंदर
कोई एक स्कीम लॉन्च की गई, नल से जल। कम ऑन, हिट इट। हो गया टाइम, लगा लीजिए। देखिए अब नल से जल योजना, ओके। नल से जल योजना, ऑप्शन सी सही है, विच मीन्स दैट इज बोथ 1 and 2। जानते हैं कि क्या है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछेंगे आपसे। 19 में लॉन्च किया। जो नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके अंदर आती है। मोदी सरकार ने एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई। इसका पर्पस था कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है हम गांव गांव तक पहुंचाएं। एम क्या इसका, टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम बाय 2024। डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। इट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन के कॉम्पोनेंट। रट लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि जब भी सवाल आएगा तो इन्हीं 3 बातों पे आएगा, जो जल शक्ति या नल से जल योजना का जो स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडी हो जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जल जीवन मिशन। अच्छा, ये तो हो चुका है, चलिए फिर भी वही चीज़ है। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पढ़ लिया आपने। क्या ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2021, क्या ये है? इट envisages supply of 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड। अब आप ये फर्स्ट जानते हैं, सेकंड भी आप जानते हैं कि सही है कि गलत है। ये थर्ड जो इन्फॉर्मेशन है 55 लीटर वाली शायद को पता ना हो। अगर है पता तो रीड करो आप ऑप्शंस को। आपको दूंगा इस केस के अंदर मैं सिर्फ 40 सेकेंड्स, ओनली 40 सेकेंड में आपको यहां आंसर करना पड़ेगा। कम ऑन, लगाइए। 2 बातें आप जानते हैं, इसके बारे में फोकस करो, दिमाग में छाप लो फिर कि 55 लीटर है तो 55 लीटर, नहीं तो 40 है क्या, 45 है क्या। हर एक सवाल को लिखेगा भी, नोट करिएगा और बढ़िया से इनकी नोट्स बनाइएगा। टाइम होने वाला है, 30 सेकेंड आपको मैं देने की बात कही थी। टाइम इज ओवर नाउ, टाइम इज ओवर। लेट्स सी व्हाट इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट, दैट इज 1 and 3 सही है। और आप जानते भी थे ये स्कीम 2021 में नहीं 2019 में लॉन्च हुई थी, तो ये गलत हुआ, ये सही था। और ये भी सही है कि 55 लीटर ऑफ वाटर सप्लाई किया जाएगा, राइट। तो जल जीवन मिशन एनविसेज सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर। ये तो आप जान ही चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था पहले से, तो आई थिंक कुछ इसमें आप जानने की बात नहीं है। आगे बढ़ना चाहिए। Consider following statements. The moon is Earth only natural satellite. जिन्होंने साइंस को थोड़ा भी पढ़ा है वो जानते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। The moon provides the best linkage to Earth early history. अर्थ की जो अर्ली हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास अर्थ का, क्या उसमें मून का कोई कनेक्शन है? क्या मून उसमें कोई पार्टिसिपेशन करता है हिस्ट्री जानने के लिए अर्थ की? The first physical evidence of water has been found on the moon by ISRO चंद्रयान मिशन 2 मिशन जो है। क्या वाटर के एविडेंस मून के ऊपर जो हाल ही फिलहाल में 2-3 साल पहले 19 की बात है चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, क्या उसने पानी का एविडेंस पाया मून पे? काफ़ी बात मैं कर चुका हूँ, अगेन दूंगा आपको मैं 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए जी, काफ़ी बातें कर चुके हैं। साइंस के स्टूडेंट आई थिंक इसमें और इसमें क्लियर होंगे। ये जो है ना, ये मून प्रोवाइड्स द बेस्ट लिंकेज टू अर्थ अर्ली हिस्ट्री। अब जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम क्लियरली जानते हैं, उससे पहले की हिस्ट्री टूटी फूटी है, क्लियर कोई भी नहीं, इसलिए इसको ज़्यादातर पब्लिश नहीं करते हैं। रिसर्च के लिए इसके ऊपर काम किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के लिए या स्कूल तक उसको इतना जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कुछ एविडेंसेस के तौर पे बहुत ही शॉर्ट में एनसीईआरटी पे कवर किया गया है। बट अर्थ की अर्ली हिस्ट्री का लिंक मून के साथ है क्या?
टाइम इज ओवर, 40 सेकेंड ओवर. चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? ए, विच मीन्स ए, विच मीन्स 1 and 2 सही है. ये तीसरी बात सही नहीं है कि चंद्रयान 2 मिशन तो फेल हो गए तो उसने कहाँ से पानी का एविडेंस खोजा है. और राइट, तो देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके अंदर. एक्सप्लेनेशन में अगर हम गौर करें तो ये सैटेलाइट नेचुरल है, इसमें कोई शक नहीं है. वाई आर वी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ऑफ मून? देखिए, द मून इज क्लोजेस्ट कॉस्मिक बॉडी, अर्थ के नज़दीक सबसे तो वही है, इससे ज़्यादा डिस्कवरी उसके ऊपर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है. इट इज़ ऑल्सो प्रॉमिसिंग टेस्ट बेड टू डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू डीप स्पेस मिशंस. द मून प्रोवाइड्स द बेस्ट लिंकेज टू अर्थ अर्ली हिस्ट्री. रट लीजिए इसको. इट ऑफर्स एन अनडिस्टर्ब्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इनर सोलर सिस्टम एनवायरनमेंट. जो इनर सोलर सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वहाँ से मून से वो इंफॉर्मेशन मिलती है. द चंद्रयान 2 मिशन, वही बात, लॉस हो गया, हार्ड लैंडिंग हुई थी. सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स कि जो रोवर है और लैंडर है, जो लैंडर है आराम से लैंड कर जाए. हार्ड लैंडिंग का मतलब ये है कि जो एक प्रिसाइज हाइट से वो गिर गए नीचे. सपोज ऐसे आप ही कूदे हैं 2-4 फीट से, कुछ दिक्कत नहीं होगी. अगर 50 फीट से कूदवाया जाए तो स्वाभाविक है कि कुछ डेंट आपको पड़ेगा, में भी आप डैमेज हो जाए. तो उसने हार्ड लैंडिंग की थी उसके ऊपर और ये डैमेज हो गया था, ये फेल हुआ था, पर फिर भी कम्युनिकेशन हो रही है उसके साथ, एक तरह से वर्किंग कंडीशन में है उसका रोवर. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. With reference to India's drone rule 2021, consider the following statements. ड्रोन तो जानते हैं, आज ड्रोन से कई काम हो रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहे हैं, शूटिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है उसको. The aim of the rule is to create digital sky platform. डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है. अब जानते हैं कि ड्रोन से हम स्पाई भी कर सकते हैं, किसी के घर के बाहर लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी पे हमला भी है. और अगर एक हाइट से ऊपर अगर उसको लेते हैं तो एक तरह से इसका जो स्पेस है वो कैसे यूटिलाइज करना है, आई थिंक उसके बारे में ही बात होगी. नैनो एंड मॉडल ड्रोन मेड फॉर रिसर्च और रिक्रिएशन पर्पस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टाइप सर्टिफिकेशन. नैनो और जो मॉडल ड्रोन है कहते हैं उनको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए. जैसे आप अपने कैमरा शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कोई नहीं चाहिए सर्टिफिकेशन. टाइप सर्टिफिकेशन रिक्वायर ओनली व्हेन ड्रोन इज टू बी ऑपरेटेड इन इंडिया. ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, इसमें दम है. व्हाट इज आंसर? डी. डी का आंसर का मतलब है कि तीनों बातें इसके लिए सही है. दैट इज the aim of the rules is to create digital sky platform. ये तो बात बिल्कुल सही थी. नैनो और जो मॉडल ड्रोन हैं जो रिसर्च और रिक्रिएशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए. The type of certification required only when drone is to be operated in India. Importing and manufacturing drone purely for exports are exempted from type of certification. इस बात को भी आप लिख लीजिएगा ताकि ये बात भी पूछने लायक थी, इन्होंने नहीं पूछी इसके अंदर. बट दिस इज द पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर. लेट्स प्रोसीड फर्दर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वाओ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. इस पे भी मैं दावा कर सकता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस है. यूपीएससी में ना आए तो एचएस में पक्का आएगा. पिंक हाइड्रोजन इज जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी. हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है ये बात. तो पिंक, ग्रे और ब्लू की बात की गई है. पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन. आप पढ़ लीजिए इनको प्रॉपर तरीके से कि ग्रे हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है, नेचुरल गैस से, वेयर द एमिशंस आर कैप्चर्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस वेयर द एसोसिएटेड एमिशंस आर रिलीज्ड टू द एयर. What do you say about this? Timing starts now. 40 seconds are there. क्योंकि मैंने काफ़ी बातें कर दी हैं तो टाइम यहाँ भी दिया है. कमेंट के अगर आप 40 सेकंड से पहले आंसर कर सकते हैं तो. पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, 3 चीज़ें हैं. इनके ऊपर आप क्लियर हैं तो बताएं. यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात नहीं की गई है.
वेल ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, तो हाइड्रोजन काफ़ी एफिशिएंट फ्यूल है। चलिए मैं चुप रहता हूँ ताकि आप फोकस कर सकें, आंसर करें। चलिए 10 सेकंड और देता हूँ, आंसर करिए। 10 सेकंड और। आंसर करते ही फिर आपको फील हो कि आप सही हैं कि गलत हैं। चलिए लीजिए इसका आंसर, ऑप्शन ए सही, विच मीन्स सिर्फ पहली बात सही है कि जो पिंक हाइड्रोजन है जनरेट होती इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन के द्वारा, जब न्यूक्लियर एनर्जी हम उसको सप्लाई करते हैं। मैं न्यूक्लियर एनर्जी दी और इलेक्ट्रोलिसिस से हमने जो है वो पिंक हाइड्रोजन प्रोड्यूस की है। देखते हैं कैसे। देखिए ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो, आप पढ़िए, आप इसके नोट्स बनाइए। अब ब्राउन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल वेयर द एमिशंस आर रिलीज टू द एयर। हमने कोयला लिया, उससे हमने एनर्जी प्रोड्यूस की और उसको हमने हाइड्रोजन एनर्जी में चेंज कर दिया। एक प्रोसेस है उसकी, बट जो एमिशन हुआ कोयले का, जो धुआं निकला, हमने हवा में छोड़ दिया। भाई ये उस तरह से प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन की ब्राउन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस वेयर द एसोसिएटेड एमिशंस आर रिलीज टू द एयर। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो नेचुरल गैस से, जैसे यहाँ कोयला था, यह नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है। पर यहाँ पे भी बात देखने को मिल रही कि जो एसोसिएटेड एमिशन है हवा में रिलीज कर दी जाएंगे, प्रदूषण हो रहा है। एक बात तो ये है। फिर जो ब्लू हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस से, ये भी, बट फिर द एमिशंस आर कैप्चर्ड। जो एमिशन होता है, प्रदूषण के तत्व होते हैं, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। मानी ये ब्लू हाइड्रोजन जो है वो ग्रे वाली से सेफ है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस एक्शन पावर्ड बाय रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे हाइड्रो है या दैट इज सोलर है या विंड है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज है, क्योंकि आप उनको लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर इन अबंडेंस इन आवर एनवायरमेंट। और पिंक हाइड्रोजन जो जनरेट होती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस एक्शन पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। तो ग्रीन और पिंक जो है दे आर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पावर्ड बाय ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ ये न्यूक्लियर एनर्जी। नोट करें पूरी बातों को और इंजॉय करें इसको। सिन गैस तो आप जानते हैं पहले से ही, मैंने पहले कह दिया था कि इसके सारी ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ देम आर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल गैसिफिकेशन इज वन ऑफ द मोर वाटर intensive form of energy. Coal liquefaction is the process in which coal is converted into liquid fuels or petrochemicals. लगाइए इसका। The liquefied coal emits twice as much CO2 as burning oil. Liquefied coal की बात कर रहे हैं भाई। कोल तो सॉलिड है, उसको लिक्विफाइड करना, उसकी गैसिफिकेशन करना, माने कोयले से कोयले की एनर्जी को गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, कोयले की एनर्जी को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना। और लास्ट में कहा कि लिक्विफाइड कोल जो है ज़्यादा प्रदूषण पैदा करेगी, एज सच बर्निंग ऑयल। टाइमिंग स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास सोचने के लिए। प्लीज हिट द ऑप्शंस। 30 सेकेंड हैं और लगाइए इस सवाल को। Come on. Hit the option. फोर्टी सेकेंड से हिट करिए। चलिए एक कुछ 8-9 सेकेंड्स और ले लेते हैं, 50 करते हैं पूरा। अब कोई है लगाने वाला? यस, खत्म हुआ टाइम। डी ऑप्शन इज राइट, विच मीन्स तीनों सही है। दैट इज
जो कोल गैसिफिकेशन है वो एक वाटर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, काफ़ी पानी चाहिए. और कोल लिक्विफिकेशन इज प्रोसेस इन विच कोल इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स. लिक्विफाइड कोल एमिट्स ट्वाइस एज मच CO2 एज बर्निंग ऑयल. तीनों बातें सही हैं. पढ़ लेते फिर भी थोड़ी सी बात कि व्हाट इज द कोल गैसिफिकेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिनगैस. सिनगैस अभी हम पीछे पढ़ा. व्हाट इज सिनगैस? मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, natural gas CH4 and water vapors. Burning gasification. During gasification, coal is blown with oxygen and steam while also being heated under high pressure. हाई प्रेशर के अंडर उसको जो है वो ब्लोन किया जाएगा. ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजेस एंड द कोल एंड प्रोड्यूसेस सिनगैस. Coal gasification is of the more water intensive form of energy production. There are also concerns about water contaminations and subsidence and disposing of the waste water safely. ये तो कंसर्न है, आप इसको नोट करिए. ये बात अंडरस्टैंड करने के बाद लिक्विफिकेशन क्या होती है? इट इज उसको कोल टू लिक्विड टेक्निक. कोल टू लिक्विड टेक्निक है ये. It is an alternative route to produce diesel and gasoline and make economic sense only in the world of high oil prices. Oil के prices बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है because प्रोडक्शन कट करती हैं कंट्रीज टू गेट हाई प्राइसेस. तो डीजल और गैसोलीन का ऑल्टरनेटिव ये हो सकती है. कोयला हमारे देश में काफ़ी है और कई देश में कोयला बहुत ज़्यादा है. To produce the process involves gasification of coal, which in turn will produce the synthetic gas produce करेगी. और ये बात है. And however, the liquid coal emits twice as much as CO2 as burning oil. तो burning oil से ज़्यादा डबल प्रोड्यूस करेगी CO2. अगेन ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम्स एसेट्रा, ये बातें तो है ही. Consider following statement about the nuclear deal. इट वॉज द रिजल्ट. ईरान की न्यूक्लियर डील. ईरान पे सैंक्शंस कई बार लगे हैं. बताइए कि इट वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग मीन्स काफ़ी लंबे से समय से नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया. अंडर द डील ईरान एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस एनरिच्ड यूरेनियम एंड हैवी वाटर. अब जो साइंस फील्ड से नहीं है उनको ये बात अंडरस्टैंड करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी कि सेंट्रीफ्यूजेस, एनरिच्ड यूरेनियम एंड हैवी वाटर. हैवी वाटर का रोल क्या होता है उसके अंदर, यूरेनियम क्या चीज़ है. बट फिर भी आप चलिए स्टार्ट करिए. आपके पास 40 सेकेंड. क्या हो सकता है? ईरान की न्यूक्लियर डील क्या ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है? कम से कम जो साइंस का नहीं है स्टूडेंट वो इस बारे में तो साफ होगा कि ईरान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है या उनके बीच में नहीं है. हम दूसरी बात पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है. दैट इज पहली बात बिल्कुल उसको क्लियरली पता होनी चाहिए. 23, 24, 25 टाइम इज गोइंग अवे. अटेम्प्ट द आंसर्स. क्लिक द ऑप्शन, राइट ऑप्शन इफ यू आर capable enough to understand the statements. Time is over. Option B is right, which means सेकंड बात तो सही है कि जो ये डील है ईरान ने एग्री किया कि वो कट करेगी जो सेंट्रीफ्यूजेस एनरिच्ड यूरेनियम है और हैवी वाटर का इस्तेमाल, यूरेनियम का इस्तेमाल मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब या ऐसी उसमें जो है वो कम इस्तेमाल करेगी. हम बात करें तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, ईरान और यूएसए की डील है. हम इसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस बारे में था. द JCPOA वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन फ्रॉम 2013 to 15. इन 3 सालों में नेगोशिएशन हुई थी किसके बीच में, ईरान और P5+1 कंट्रीज. वैसे तो ईरान और ये तमातमी जो है वो यूएसए के बीच में है, मगर फैक्चुअली देखा जाए तो ये ईरान और P5+ कंट्री के बीच में डील थी. तो ऑप्शन आ सकता है कि किसके साथ, P5+
+1 भी ऑप्शन आ सकती है। तो P5+1 कौन है? परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन की 5 जो परमानेंट मेंबर्स कंट्री हैं, जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी तभी +1 लिखा ना इसके अंदर, एंड यूरोपियन यूनियन। P5+1 और यूरोपियन यूनियन जो है वो EU के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अंडर द डील, तेहरान मीन्स द कैपिटल ऑफ ईरान agreed to significantly cut its stores of centrifuges, enriched uranium and heavy water and all these things. Tokamak sometime seen in the news. ये क्या चीज़ है? क्या इजरायली रेडार सिस्टम है? An American anti-missile system है? A defense collaboration between Japan and South Korea? A device used in nuclear fusion research for magnetic confinement of plasma. तो इसका आंसर क्या है? ये टोकामक क्या चीज़ है? आता है तो सीधा आंसर होगा। आपको मैं देता हूँ इसमें सिर्फ 20 सेकेंड आंसर करने के लिए। 20 सेकेंड में आप इसका उत्तर लगाइए। कम ऑन, 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। टोकामक, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी सकती है, बट गूगल सेज इट इज टोकामक। टोकामक क्या है? 20 सेकेंड्स आर ओवर। लगाइए अगर आपके पास ऑप्शन है तो। ऑप्शन डी इज राइट इन दिस केस। टोकामक एक डिवाइस है यूज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन द हॉट प्लाज्मा, जो सन के ऊपर की जो हीट है उसको टॉरस की शेप में जो है वो एक तरह से जो है वो कन्फाइन करता है, कन्फाइनमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइन या फिर प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए। तो ये ऑप्शन जो है वो डी सही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो बहुत ही टिपिकल है, इसको मैंने अभी एडिटिंग करना बाकी है इसकी, आगे देखते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी, ओके अब देखिए सवाल को। विद रेफरेंस टू रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। RFID uses electromagnetic field to automatically identify and track tags attached to objects. RFID क्या टेक्नोलॉजी है? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है टैग को जो अटैच होते हैं गाड़ी के ऊपर स्कैन करने के लिए। RFID system consists of tiny radio transponder, a radio receiver and transmitter. Tiny. Unlike a barcode, tag does not need to be within the line of sight of the reader. जरूरी नहीं है कि जैसे हम QR कोड जब स्कैन करते हैं तो जो हमारा स्कैनर एज अ फोन है उसके नज़दीक उसकी रडार में होना चाहिए, उसकी उस पोजिशन में, तो हम कर पाएंगे। मान लो फ़ोन यहाँ पे और जो QR कोड वो यहाँ रखा है तो नहीं स्कैन कर पाएगा, उनके बीच में कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो पाएगा। व्हाट इज योर आंसर? कौन सी बात सही है? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बट कमेंट पढ़ते ही कमेंट करो। और आपने ये रूटीन बना ली अपनी तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आप काफ़ी बेनिफिटिंग होंगे। इस तरीके से दिमाग लगाओ और कहाँ आपने गलती की फिर उसको फील भी करो बाद में। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर टैग होते हैं उनको स्कैन करता है? क्या RFID सिस्टम के अंदर टाइनी रेडियो ट्रांसपोंडर होते हैं, रेडियो रिसीवर होते हैं और ट्रांसमीटर होते हैं? और बारकोड की तरह नहीं है ये, गाड़ी कहीं भी यहाँ वहाँ है उसको ही स्कैन कर लेगा। आप जानते हैं कि जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे फास्टैग यूज़ हो रहे हैं और फास्टैग वही है जो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है स्कैन हो रहे हैं। व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज, सॉरी, चलिए इसकी मैंने लिखा नहीं है बट लेट मी टेल यू, ये तीनों बातें इसमें सही है। मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है, RFID जो है वो टाइनी रेडियो ट्रांसपोंडर, रेडियो रिसीवर, इसमें सब होता है। और बारकोड जैसा इसमें नहीं है, ये यूनिक उसकी साइट में हो, ये ऐसे भी स्कैन कर सकता है इसको। तो ये बात जो है बिल्कुल सही हुई यहाँ से। दैट इज डी ऑप्शन इज राइट इन दिस केस। बट डी ऑप्शन यहाँ पीछे लिखा हुआ था मैंने,
तो ये बात आप पढ़ चुके हैं, मैंने काफ़ी बार बता रखी है आपको, ये है इसका आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Starlink is a satellite internet constellation operated by SpaceX, NASA, Blue Origin या Virgin Galactic। ये तो भाई सीधा सा आंसर है। Starlink जो एक इंटरनेट कनेक्शंस बनाने की स्कीम थी कि हम पूरे अर्थ के अंदर इंटरनेट सप्लाई पहुंचाएं। आप जानते हैं कि कई ऐसे अर्थ के ऊपर एरियाज हैं या पॉइंट हैं जहां पे इंटरनेट सप्लाई पहुंचाना आसान बात नहीं है, नामुमकिन सी बात है। तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन मीन्स कई तरह के सैटेलाइट्स होंगे और उनसे पूरी अर्थ को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसको किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क का अपना प्राइवेट एजेंसी है। नासा तो वहाँ यूएसए की है। ब्लू ऑरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक का। व्हाट डू यू थिंक? टाइम इज ओवर नाउ। इसका आंसर है स्पेस एक्स। Starlink is a satellite internet constellation operated by SpaceX, providing satellite internet access covering all the Earth। मगर रिसेंटली एलन मस्क की जो स्टारलिंक थी उसके 40 सैटेलाइट जो है लॉस हो गए बिकॉज ऑफ वही जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, अर्थ की जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है उससे स्टॉर्म पैदा हुआ, उससे ये लॉस्ट हो गए। चलिए ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा ये रह गया, सॉरी। द S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम समटाइम्स सीन न्यूज। अरे ये तो कोई भी दे सकता आंसर इसका, यहाँ टाइमर चलाना नहीं। एक काम करते 10 सेकेंड देते हैं आपको। क्या ये रशियन रडार सिस्टम है? इंडियाज इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है। एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, रशियन डेजिग्नेटेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। चलिए लगाइए, आपको मालूम होगा कि ये रशियन है, रशिया का है। इंडिया ने इसको परचेज भी किया है। इंडिया ने इसको परचेज किया रशिया से, और जिसका यूएसए ने हम पे सैंक्शन भी लगाए हैं। ऑप्शन डी इज राइट इन दिस केस। इसको कंपेयर किया जाता है कई बार थार्ड से भी, जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है यूएसए का बनाया हुआ, इससे कंपेयर किया जाता है। और लोग ऐसा मानते हैं कि जो S-400 सिस्टम है थार्ड से ज़्यादा अच्छा है। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक द वीडियो, शेयर द कंटेंट and comment in the comment section if you are confused anywhere on our questions. We will put up many questions like this. We'll discuss most important sections ताकि आप तैयारी करते समय ये ना भूल जाएं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उनका फॉर्मेट कैसा है, और जो एक बुकिश स्टडी होती है जिसका रेलेवेंस अब आज की डेट में 2022 में नहीं होता है, तो करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट साइंस के इश्यूज डेवलप हुए हमने वो कवर किए हैं। Thank you very much for watching this content. See you again. धन्यवाद।